इस वीडियो की शुरुआत हम कोटेशन से करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का कोटेशन है यह, कि प्रश्न यह उठता है कि क्या यह विद्रोह केवल राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था। यदि हम राष्ट्रीय भावना के अर्थ आधुनिक अर्थों में लें तो उत्तर है कि ऐसा नहीं था। इससे पूर्व कि लोग विद्रोह करें, देश प्रेम को धार्मिक प्रेम से भी जोड़ना पड़ता था। परंतु हार का सबसे प्रमुख कारण जो सामने आता है वह था विद्रोही नेताओं का आपसी द्वेष तथा एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। एक और कोटेशन में पढ़ाता हूँ। आरसी मजुमदार जी हैं इतिहासकार। इन्होंने लिखा कि अंत में इससे यह सिद्ध होता है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब तक तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि हम 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं। आज हम हैंड रिटन नोट्स में उसी से पढ़ेंगे, 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने हैंड रिटन नोट्स से ही अंग्रेज़ों के अधीन जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग में तबाह किया, वो हमने पढ़ा है। शहरी हस्तशिल्प उद्योग का विनाश, ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का विनाश और भू राजस्व व्यवस्था हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह, जिसमें हम देखेंगे कि इतिहासकार क्या क्या कहते हैं, जिसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम इससे आंसर राइटिंग भी कर सकें। कारण देखेंगे इसका फिर कि कारण क्या है, और इसके अंत में हम परिणाम देखेंगे और कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे पीसीएस के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले इतिहासकार इस पे बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू मुस्लिमों का विद्रोह था ईसाइयों के खिलाफ, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। तो पहले इतिहासकार के कुछ नाम देखते हैं, अंग्रेजी इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार। इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है 1857 के विद्रोह पर कि आखिर इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम क्यों माना जाए या क्यों नहीं माना जाए, इस चीज़ को लेकर। तो अंग्रेजी इतिहासकार हैं कुछ, जैसे लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स, और भारतीय इतिहासकार दुर्गादास बंदोपाध्याय और सैयद अहमद खान जो हैं, ये मानते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था, यानी कि देश के कुछ सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया। ये इसको राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। भारतीय इतिहासकार इनमें प्रमुख हैं दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान जो हैं, वो सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जी के बुक का नाम है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये भारतीय इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अब कुछ वो इतिहासकार देखते हैं जो इसको राष्ट्रीय विद्रोह मानते थे। बेंजामिन डिज़रायली, अशोक मेहता और बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये इसको मानते हैं कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए एक राष्ट्र का विद्रोह था कि हमारे यहाँ से अंग्रेज़ों को हम निकाल दें, ना कि एक सैनिक विद्रोह था। ठीक, तो उसमें कौन कौन से? बेंजामिन डिज़रायली, अशोक मेहता और बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ही हैं जिन्होंने पहली बार ये चीज़ बोला कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। पहला स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर ने ही बोला। 1909 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब चलते हैं विद्रोह का कारण पे। पहले कारण देखेंगे, उसके बाद हम विद्रोह के कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कौन कहाँ से विद्रोह कर रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे परिणाम, और फिर देखेंगे कि असफल क्यों कहा जाता है इस विद्रोह को, या असफलता के कारण क्या है। कारण भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं हम, अगर मेंस में लिखने को आए तो। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था। अवध के नवाब को हटा दिया गया और अवध को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था। और इसी समय हड़प नीति वगैरह जो डलहौजी की चल रही थी, वो 1857 से ठीक पहले डलहौजी 1856 में गया था भारत से। दूसरा है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पास भले ही साम्राज्य नहीं था, परंतु मान मर्यादा संबंधी दावे अभी भी स्वीकृत थे। भारत के बहुत सारे लोग उसको अपना सम्राट मानते थे। एमहर्स्ट ने बादशाह को समझाया कि उनकी बादशाहत नाम मात्र की है तथा नज़र देते समय, यानी कि जब बादशाह आते हैं तो उनके सम्मान में खड़े होने तक से इनकार कर दिया था उसने।
यानी कि भारत के बादशाह की थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं रह गई थी। ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे को छोड़ने को कहा तथा दीवाने आम और ख़ास बंद करवा दिया गया। दीवाने आम और दीवाने ख़ास जो बादशाह लगाता था दिल्ली में लाल किले के अंदर, उसको बंद करवा दिया गया। ये कुछ राजनीतिक कारण हो गए। और क्या सब है? अनुचित हड़प की नीति। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इनको ज़बरदस्ती हड़पा गया। कौन कौन से नियम लगा के कि अगर आप गोद लेंगे तो आपका अपना ही संतान होना चाहिए। गोद लिए हुए बच्चे को आप राजा नहीं बना सकते हैं, अपना वंशज स्वीकार नहीं कर सकते, या अपने राज्य का उत्तराधिकारी नहीं नियोजित कर सकते हैं गोद लिए हुए बच्चे को। अलग अलग तरह से इतने राज्यों को हड़पा, और भी हैं लेकिन मुख्य रूप से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इसके अलावा आर्थिक शोषण की नीति जो हम पढ़ते थे पिछले क्लास में, जब हमने पढ़ा था कि इससे पहले कौन सी चल रही थी आर्थिक शोषण की नीति, जिसमें था कि भारत से उद्योग धंधों, उसके बाद से निवेश के नाम पर और सीधे यानी कि पेंशन के नाम पर, वेतन के नाम पर यहाँ से बहुत सारे धन बाहर भेजे जाते थे भू राजस्व के नाम पर। ठीक, तो आर्थिक शोषण की नीति हो गई। सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप। बेंटिक को हम भले ही सुधारक माने, लेकिन अचानक से जब किसी धार्मिक रीति रिवाज में परिवर्तन किया जाता है तो लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो बेंटिक और डलहौजी की नीतियाँ जो थी वो यहाँ के लोगों को सामाजिक रूप से उनको ये साबित करने की कोशिश करती थी कि आप पिछड़े हुए हैं। बेंटिक ने जो सती प्रथा पर रोक लगाई, या ठगी प्रथा पर रोक लगाई, या शिशु हत्या पर रोक लगाई, वो भले ही आज के दृष्टिकोण से वो अच्छा है, सही था, वो प्रगतिशील कदम था, लेकिन उस समय के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे इतनी आसानी से। डलहौजी की नीति, डलहौजी की हड़प की नीति जो थी, जो बहुत सारे राज्यों को हड़पा गया था। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण। कब ये शुरू किया गया? 1813 ईस्वी के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना प्रचार प्रसार करने की वैधानिक रूप से आज्ञा दे दी गई, यानी कि एक्ट बना के। धर्म प्रचार तो जब पहली बार पुर्तगाली आए तभी से हो रहा था भारत में, लेकिन एक्ट में इनको मान्यता दी गई 1813 के एक्ट से। तो ये भी एक रीजन आता है 1857 के विद्रोह को भड़काने में। और क्या है? अप्रैल 1850 में लेक्स लॉकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया, हिंदू रीति रिवाजों को बदला गया। अब ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अपनी पुश्तैनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। ईसाई धर्म को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, ठीक। और उसको अपनाने वाला व्यक्ति को पहले था कि अगर चाहे आदमी तो अपने धन संपत्ति से उसको वंचित कर सकता है, लेकिन अब कानून बना दिया है कि आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। सैन्य कारण क्या थे? ये सामाजिक और आर्थिक कारण थे। अब सैन्य कारण क्या थे वो हम पढ़ते हैं। उच्च और निम्न वर्ग साथ काम करना। एक ही सेना में, एक ही रेजिमेंट में समाज के उच्च और निम्न वर्ग दोनों को डाल दिया गया। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा चीज़ था। जब भारत में जात पात अपने चरम पर था, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। समुद्र पार जाना अनैतिक। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो मानते थे कि समुद्र में जाना बहुत ही अनैतिक चीज़ है, समुद्र में नहीं जाना चाहिए, समुद्र में जाने वाला आदमी अछूत हो जाता था। सभी धर्म के लोग एक साथ रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी को, ईसाई, सभी को एक साथ रखा। उनके खान पान एक साथ होते थे, सभी अलग अलग तरह के परिवेश में रहे पले बड़े बचपन से। उनको सबको एक साथ एक ही सेना में डाल दिया गया, ठीक। बाद में ये जब सैनिक अपने गांव वापस आते थे, इनको समाज बहिष्कृत कर दिया जाता था। 1806 ईस्वी में बेल्लौर में विद्रोह हुआ था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर की 47th रेजिमेंट ने समुद्र पार बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित होने पर सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी। और तात्कालिक कारण क्या होता है कि कारण तो बहुत सारे थे विद्रोह के, लेकिन भड़काया किसने? तो वो था चर्बी वाला कारतूस, जो हम पढ़ते हैं कि नई एल्फिन राइफल आई जिसमें कारतूस को बंदूक में डालने से पहले उसके दांत से उसके चर्बी को हटाना पड़ता था, ठीक। तो ये थे मुख्य कारण। सैनिक कारण हमने क्या क्या पढ़ा, और सामाजिक और आर्थिक कारण भी हमने देख लिए। अब हम चलते हैं कि विद्रोह का स्वरूप क्या था और इनके कुछ फैक्ट, जो कौन कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। बनारस और इलाहाबाद, यहाँ पर मौलवी लियाकत अली विद्रोह कर रहे थे, और यहाँ पर विद्रोह को दबाने का काम किसने किया? जनरल नील ने।
फैजाबाद, यहाँ पर मौलवी अहमदुल्लाह विद्रोह कर रहे थे। कैंपबेल ने इसको दबाने का काम किया। फैजाबाद, बरेली, कानपुर और लखनऊ, ये आस पड़ोस की जगह हैं, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली। तो यहाँ पर किसने दबाया विद्रोह को? कैंपबेल ने दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान विद्रोह कर रहे थे, कैंपबेल ने दबाया वहाँ पर। मंदसौर, यहाँ पर फिरोज शाह, ये मुगल घराने से संबंधित था, ये विद्रोह कर रहा था, इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया। जनरल बख्त खां सबसे पहले बरेली में विद्रोह कर रहे थे, वहाँ से अपने सैनिकों के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जनरल बख्त खां ने ही किया था, वास्तविक नेतृत्व। वैसे बोला जाता है मुगल सम्राट को, लेकिन जो वास्तविक में था वो जनरल बख्त खां ही था, बहादुर शाह जफर नहीं था, वो बस नाम मात्र का था। और दिल्ली में नेतृत्व को किसने दबाया था? निकलसन और हडसन ने ही बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गोली मारी थी सर में, यहीं पर निकलसन और हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कैंपबेल ने वहाँ विद्रोह दबाया था। कानपुर में नाना साहेब और तत्या टोपे, कैंपबेल ने विद्रोह दबाया था। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे थे और इन्होंने विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर दोनों को हराया था। एकमात्र ऐसे ये योद्धा थे पूरे विद्रोह में जो एक भी युद्ध नहीं हारे, अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त किया इन्होंने विद्रोह के बाद, घायल हो गए थे और युद्ध के बाद ये मरे हैं, कुंवर सिंह। ठीक। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे विद्रोह कर रहे थे। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे विद्रोह कर रहे थे। और यहाँ पर विद्रोह किसने दबाया? तो हीरोज ने, जिसने लक्ष्मीबाई के लिए क्या बोला था कि पूरे विद्रोह में एकमात्र मर्द थी जो विद्रोह कर रही थी, इसने हीरोज ने लक्ष्मीबाई के लिए बोला था ये। अब कुछ तारीखें देखते हैं जो स्टेट पीसीएस बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे 29 मार्च 1857 बैरकपुर, मुर्शिदाबाद, मंगल पांडे ने यहाँ पर विद्रोह किया था। 29 मार्च 1857। उससे पहले भी 24 जनवरी को दमदम, कलकत्ता में कारतूस के कारण विद्रोह हुआ था छोटा सा, यानी कि जनवरी 1857 से ही विद्रोह छिटपुट तरीके से शुरू हो गया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, मुर्शिदाबाद, मंगल पांडे ने यहाँ पर विद्रोह किया था और इसने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी इसने, मंगल पांडे ने। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और यहीं से मुख्य विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा किया गया और 20 सितंबर तक दिल्ली पर कब्जा रहा, जबकि 20 सितंबर के बाद किसने दिल्ली को निकाला? निकलसन और हडसन ने दिल्ली को विद्रोहियों से मुक्त करवाया था। ठीक। अब देखते हैं कि विद्रोह का असफलता का कारण क्या था। सबसे पहला था कि जन समर्थन इसको नहीं मिल पाया, जन समर्थन का अभाव था विद्रोहियों को जन समर्थन नहीं मिल पाया था। कृषक, शिक्षित वर्ग जो थे वो विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इन्होंने बोला कि ये हमें फिर से मध्यकाल में ले जाना चाहते हैं। मध्यकाल यानी कि यह राजा महाराजा, ये जमींदार जो हैं ये अपने लिए युद्ध लड़ रहे, हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मानते थे कि ये शिक्षित वर्ग, कृषक नहीं, शिक्षित वर्ग। कृषक इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि मुख्य रूप से जमींदारों का विद्रोह मानते थे कि जमींदार लोग विद्रोह कर रहे हैं अपने लिए, और शिक्षित वर्ग ये मानते थे कि ये राजा और ये जमींदार विद्रोह इसलिए कर रहे हैं कि अंग्रेजों की आधुनिक शासन को ख़त्म करके ये हमें फिर से मध्यकाल में ले जाना चाहते हैं, जहाँ धर्म के आधार पर सब कुछ निश्चित किया जाएगा फिर से। विद्रोह का सीमित स्वरूप, विद्रोह सब जगह नहीं हो पाया। अगर हमसे कोई पूछता है कि विद्रोह का स्वरूप कैसा था तो हम बोलेंगे सीमित स्वरूप था। अगर हमें असफलता के कारण में पूछना होगा, क्या विरोध भारत के पूरे भाग में फैल पाया? नहीं। पंजाब के राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, ग्वालियर ने मदद की थी, नेपाल के भारत जो थे, नेपाल के गोरखा शासक भी मदद करते। दक्षिण भारत में विद्रोह का उतना अच्छा खासा सफलता नहीं मिल पाया। उत्तर भारत मुख्यतः यूपी, बिहार, एमपी, इन सब इलाकों में विद्रोह का, बंगाल, इन सब इलाकों में मुख्य रूप से इसका रहा। बंगाल के भी बहुत छिटपुट तरीके से ही विद्रोह हुए, वहाँ पर भी वहाँ के शिक्षित वर्गों ने साथ नहीं दिया था। देसी नरेश एवं सामंतों की गद्दारी, ये इन्होंने गद्दारी की थी, इन्होंने मदद नहीं की थी। कैनिंग जो है, कैनिंग जब 1857 के विद्रोह के बाद जब राज दरबार लगाया गया तो उसने बोला कि अगर हमारे भारतीय नरेश हमारा साथ नहीं देते तो हो सकता था हमें अभी ही भारत छोड़ के जाना पड़ता। यानी कि भारत के जो देसी नरेश थे उन्होंने ही अंग्रेज़ों का साथ दिया कि अंग्रेज़ भारत में बने रहें ताकि उनकी अपनी राज रपाटी जो है वो चलती रहे।
ठीक है। देसी नरेश और सामंतों को गद्दारी। अब सामंत कौन कौन समर्थन में थे, कौन नहीं थे, ये हम किसी दिन पीटी फैक्ट में डिस्कस कर लेंगे। योग्य नेतृत्व का अभाव, ऐसा असफलता के कारण हम गिनाते हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक योग्य सैनिक थे, लेकिन सब अपने अपने लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग लक्ष्य के साथ लड़ रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई इसलिए नहीं लड़ रही थी कि उनको देश को आज़ाद कराना था, इसलिए लड़ रही थी कि उनको अपना झांसी वापस चाहिए था। बाबू कुंवर सिंह अपनी जमींदारी वापस चाहते थे। इसी तरीके से जो सैनिक थे उनका अपना कारण था लड़ने का, कि जात पात के कारण या एनफील्ड राइफल के कारण विद्रोह कर रहे थे। ये हम असफलता के कारण में गिनाएंगे इसको। लेकिन जब हमसे पूछेगा कि क्या भारतीय विद्रोही जो थे, अगर मेंस में ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय विद्रोही जो थे वो अपने अपने सीमित लक्ष्यों को लेकर युद्ध कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे, तो हम इसको तब वहाँ पर खंडन करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हो या बाबू कुंवर सिंह हो या अन्य विद्रोही, सब ने एक साथ ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। ठीक। संगठन का भाव, संगठन यानी कि एक समुचित रूप से, जैसे सेना काम करती है बिल्कुल डिसिप्लिन में, बिल्कुल एक रूपता से डिसीजन लेके, वो नहीं हो पा रहा था, संगठन का अभाव था इनमें। निश्चित उद्देश्य का अभाव, अभी हमने डिस्कस किया कि हर आदमी का, हर विद्रोही बड़े का अपना अपना उद्देश्य था अलग अलग। सीमित संसाधन, वही पुराने तलवार और पुराने बंदूकों से लड़ रहे थे, ये नए इनफील्ड राइफल और नई बारूद वाले और तार, इन सब को माध्यम के बना कर अपना युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेज। सीमित संसाधन था। ठीक है। तो असफलता के ये कारण हो गए। हमने इससे पहले कुछ वो फैक्ट्स भी पढ़ लिए, कौन कहाँ से विद्रोह कर रहे थे। अब देखते हैं कि विद्रोह का परिणाम क्या निकला आखिरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, शासन क्राउन के हाथों में दे दिया गया। यानी कि अब भारत का वैधानिक रूप से शासन कौन चलाएगा? क्राउन। भारत में दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार लगा के महारानी को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इलाहाबाद में ये दरबार लगाया गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। गवर्नर जनरल अब वाइसराय का नाम से जाना गया। गवर्नर जनरल जो भारत का था वो अब वाइसराय कहलाएगा। पहला वाइसराय भारत का कैनिंग। ब्रिटेन में भारत सचिव नामक पद बनाया गया। ये भारत सचिव नाम से पद बनाया गया और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था ये। हड़प नीति समाप्त कर दी गई। धार्मिक हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। अब हम धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना ही किसी राज्य को हड़पेंगे। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जो राजा राज करना चाहते वो अपने इलाकों में राज करेंगे। गोद लेने की प्रथा फिर से लागू कर देगी। यानी कि अगर आपका उत्तराधिकारी अपना वंश का नहीं है तो आप किसी बच्चे को गोद लेके उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना सकते हैं। यानी कि पहले वाली स्थिति लागू कर दी गई, डलहौजी से पहले वाली स्थिति। और इन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या कम की। जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी, विद्रोह से पहले 5 भारतीयों पर 1 यूरोपीय होते थे। इतनी अधिक भारतीय सैनिकों की संख्या थी। विद्रोह के बाद 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय होते थे। और विद्रोह जिन जिन क्षेत्रों में हुए और जहाँ जहाँ के लोगों ने उनका समर्थन विद्रोह को अधिक से अधिक दिया, वहाँ से अंग्रेजों ने सैनिकों की बहाली कम कर दी और उन्हीं इलाकों से सैनिकों की बहाली शुरू कर दी जो उनके राजभक्त बने हुए थे। विद्रोह के समय में भी बंगाल, अवध के सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। गोरखा, पंजाबी और सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। गोरखा और पंजाबी सैनिक जो थे वो अब सेना में ज़्यादा आने लग गए। गोरखा जो है नेपाल का जो राजा था उस समय, उसने सबसे ज़्यादा मदद किया था अंग्रेजों का 1857 के विद्रोह में। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई थी इसमें। जो हिंदू सैनिक थे जो मेरठ से उन्होंने विद्रोह किया, वो किसको अपना सम्राट मान रहे थे? बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर रहे थे। और हिंदू मुस्लिम लड़ के इस विद्रोह में भाग ले रहे थे, एक साथ मिलकर भाग ले रहे थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था कि देश से अंग्रेजों को निकाला जाए। तो ये अंग्रेजों ने भांप लिया कि ये दोनों अगर एक रहे तो भारत में फिर से कभी भी विद्रोह हो सकता है और इनके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने इसका ये तोड़ निकाला कि इसके बाद इन्होंने शुरू किया कि हिंदू मुसलमानों को एक कर अलग अलग करना शुरू करो, फूट डालो और राज करो की नीति को सांप्रदायिक आधार पर पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इससे पहले फूट डालो राज करो किन के बीच में डालते थे? राजाओं के बीच में डाल दिया। जैसे मराठाओं को अलग कर दिया निजाम से, मैसूर को अलग कर दिया मराठा से, और उनसे फिर अलग अलग लड़के उन तीनों को जीत लिया। अब इन्होंने क्या किया कि भारत में धर्म के आधार पर फूट डालना शुरू कर दिया। इसके कुछ दिन बाद 1857 के बाद अलग अलग धार्मिक संप्रदायों का अलग अलग तरीके से विभाजन, जिसका परिणाम हमें अंत में दिखता है 1909 ईस्वी में।
जब वो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को लागू कर देते हैं। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को लागू करते हैं, वो इसी का अग्रिम रूप है वो। ठीक, तो 1857 का हमने क्या सब देखा, असफलता का कारण देखे, परिणाम देख लिया, कौन कहाँ कब कैसे लड़ रहे थे या कौन सा जनरल कहाँ पर विद्रोह को शांत कर रहा था, ये देख लिया हमने। उसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा कि विद्रोह का कारण क्या था, 1857 के कौन से इतिहासकार इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, और बुक कौन सी है, वीडी सावरकर जी की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उसके बाद हमने ये देखा कि सैनिक विद्रोह कहते हैं कुछ इतिहासकार, जिसमें हमने एक बुक हमें बस याद रखना है मेन, वो है सर सैयद अहमद खान जी की बुक एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ये बुक हमें याद रखना है। ये इंडियन राइटर हैं, बहुत बड़े मुस्लिम धर्म सुधारक भी हैं, इसलिए हमें याद रखना है इनका। फिर हमने देखा कि सैनिक कारण क्या था इसका, सामाजिक आर्थिक कारण क्या थे इसके, वो हमने देखा। तो 1857 के विद्रोह में मुख्य रूप से यही चीज़ें हैं जो हम आंसर में राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और फैक्ट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगले लेक्चर हम पढ़ेंगे कि कंपनी का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, पिछले 2 वीडियो जाकर जरूर देखिए जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।